Hello, good evening and Jai Hind to each one of you present over here. I welcome you all to yet another series of your Sanjeevani wherein we are going to discuss the topic President. आज ये finish भी करेंगे and इसके हम 5 previous year questions भी करेंगे. The rest of the questions you would be solving evening में in the Telegram group. चलो तो let's start with the President topic. बहुत important topic है. If I talk about आपके CDS के एग्जाम में और it could be in India exam as well. प्रेसिडेंट में आपको पहले तो देखना है कि प्रेसिडेंट जो है बेटा आपके आर्टिकल नंबर 52 से लेकर के आर्टिकल नंबर 62 तक मेजरली इन्वॉल्व होंगे ऐसे आर्टिकल. इसके अलावा और भी आर्टिकल्स हैं, उनमें भी इनके कुछ कुछ रोल्स हैं. फॉर एग्जांपल ऑर्डिनेंस मेकिंग हो गई, तो वो एक्स्ट्रा भी मैं आपको आज ही पढ़ा दूंगी. ठीक है. एक और बात ध्यान रखना है, ये पार्ट नंबर आपके 5 में आते हैं एंड ये आर्टिकल नंबर अभी के लिए ध्यान रखो 52 से 62 में आते हैं. तो आर्टिकल 52 क्या बोलता है बेटा? आर्टिकल 52 बोलता है कि हमारे देश में एक प्रेसिडेंट होने चाहिए. ठीक है. जितना मैं आपको बोल के बताऊंगी ना, आपको उसी बात पे ज्यादा अटेंशन देना है. सो देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड दैट प्रेसिडेंट वुड बी दी हेड ऑफ द स्टेट. अब इस स्टेट का मतलब कोई राज्य नहीं है यहाँ पे. इस स्टेट का मतलब पॉलिटी में आर्टिकल नंबर 12 में जो बोला गया है ना स्टेट की डेफिनेशन, यानी कि पार्लियामेंट हो सकता है, यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर हो सकता है, यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स हो सकते हैं एंड एनी अदर अथॉरिटी जिसे जो सरकार के बिहाफ में फॉर द सिटीजन ऑफ कंट्री काम कर रहे हैं, उन्हें हम स्टेट कहते हैं. तो हमारे हेड ऑफ स्टेट कौन हो जाएंगे? प्रेसिडेंट. और एक प्रेसिडेंट देश के लिए होना चाहिए, ये आर्टिकल 52 में बात की गई है. नाउ लेट अस सी कि 53 आर्टिकल में क्या बात की गई. आर्टिकल 53 जो है ये बात करता है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन की, यानी कि यूनियन मतलब है हमारा सेंटर में जितना भी पावर है, जितना भी उनका पावर है, ये सब एग्जीक्यूटिव पावर यूनियन की किसके नाम पे होता है? हमारे प्रेसिडेंट के. तो द एग्जीक्यूटिव पावर, अब मैं बताऊंगी, देखो एक हमारा होता है लेजिस्लेटिव, एक होता है जुडिशरी, एक होता है एग्जीक्यूटिव. तो जो लेजिस्लेचर होता है ये लॉ बनाता है, जो जुडिशरी होता है ये लॉ को चेक करता है कि लॉ ठीक बना है कि नहीं, लेकिन जो एग्जीक्यूटिव होता है वो लॉ को पेश करता है. इसे क्या करता है? पेश करता है. तो हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं या होती हैं वो एग्जीक्यूटिव के पार्ट होते हैं. एंड शी इज द हेड ऑफ आवर एग्जीक्यूटिव. और सारे एग्जीक्यूटिव यूनियन वाले, स्टेट वाले नहीं, क्योंकि वो गवर्नर करते हैं, यूनियन वाले सारे एग्जीक्यूटिव के काम किसके नाम पे होते हैं? हमारे President. Exactly. It is exercised directly or through officers in practice by the Council of Ministers led by your Prime Minister. तो ये सारा काम इनको कौन देता है? इनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स देते हैं, जिनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हेड कौन है? आपकी प्राइम मिनिस्टर हुआ करते हैं. आगे देखो नेक्स्ट आर्टिकल. अभी तक 2 बताए हैं. एक में ये बताया कि भारत में एक प्रेसिडेंट होने चाहिए, दूसरा ये बताया कि प्रेसिडेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं यूनियन के. ठीक है. ऑलराइट. आर्टिकल 54 की बात करें सो इलेक्शंस की बात करता है. आर्टिकल नंबर 5(4) किसकी बात करता है? इलेक्शंस. अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं और कौन कौन पार्टिसिपेट नहीं करते. तो द प्रेसिडेंट जो है हमारे देश के वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, क्योंकि हम जनता तो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए वोट डायरेक्टली नहीं डालते, लेकिन हमने जो अपने स्टेट्स में रिप्रेजेंटेटिव्स भेज रखे हैं वो जाकर के वोट करते हैं, विच मीन्स जनता ने इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट किया है. एक इलेक्टोरल कॉलेज या ग्रुप बनता है, उसमें ये लोग आके पार्टिसिपेट करते हैं. इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा. अब ये जो ग्रुप बनेगा या कॉलेज बनेगा, जिसे इलेक्टोरल कॉलेज कह रही हूं मैं, इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा? इसमें लोकसभा के और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करेंगे. कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? मैम इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा. क्यों? क्योंकि मैम इलेक्टेड हम इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि स्पेशली इसके ऊपर फोकस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं. आपको मालूम है कि हमारी कुछ सीटों पे नॉमिनेटेड मेंबर्स आते हैं, प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं फ्रॉम द फील्ड्स ऑफ आर्ट्स, है ना, साइंस वगैरह. तो ये हो गए, लेकिन वो नॉमिनेटेड बंदे यहाँ पे काम नहीं आएंगे. यानी कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट नहीं करेगा? नॉमिनेटेड बंदे पार्टिसिपेट नहीं करने वाले.
कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा? सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स, लोकसभा के, राज्यसभा के और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के। ध्यान रखना, काउंसिल जो है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, वो भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। सो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल पार्टिसिपेट नहीं करेगा, नॉमिनेटेड बंदे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, ये भी पार्टिसिपेट करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। आपको ये बात भी याद रखना है कि और कहाँ, हमारे दिल्ली और पुडुचेरी के भी हमारे इलेक्टेड मेंबर्स इन असेंबलीज के पार्टिसिपेट करते हैं। तो कौन कौन? लोकसभा, राज्यसभा के इलेक्टेड, स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्टेड और दिल्ली और पुडुचेरी के भी इलेक्टेड। फ्रॉम फ्यूचर JNK वाले भी हमारे इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको फ्यूचर में दिखने मिलेगा कि दिल्ली, पुडुचेरी एंड JNK, ठीक है, विद लेजिस्लेचर ये पार्टिसिपेट। तो इनके यहाँ पे जैसी लेजिस्लेचर होएगा तो ये भी पार्टिसिपेट करेंगे फ्रॉम द अपकमिंग हमारे प्रेसिडेंट के इलेक्शंस। कौन कौन पार्टिसिपेट नहीं करता है? नॉमिनेटेड बंदे नहीं करते हैं, ठीक है, और लेजिस्लेटिव काउंसिल के बंदे पार्टिसिपेट नहीं करते। आई होप 54 आर्टिकल में आपको ये समझ में आ गया कि कौन बंदे पार्टिसिपेट करेंगे, कौन नहीं करेंगे। एंड करंटली दिल्ली एंड पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी के जो असेंबली वाले हैं ये भी पार्टिसिपेट करते हैं। आर्टिकल 55 की बात करें बेटा, तो इसमें बताते हैं कि इलेक्शन का मैनर कैसे होगा। तो अभी तक मैंने क्या क्या बताया? अभी तक मैंने बताया कि एक देश में प्रेसिडेंट होने चाहिए, प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव हेड होंगे, उनका इलेक्शन होगा। अब मैं बता रही हूँ कि उनका इलेक्शन कैसे होगा, यानी मैनर ऑफ इलेक्शन की बात चल रही है। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स, हर एक स्टेट्स की जो है पॉपुलेशन के बेसिस पे यूनिफॉर्म रिप्रेजेंटेशन होगा। इलेक्शन जो होगा PRST तरीके से, जिसे हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कहते हैं, ऐसा होगा। एक सीक्रेट बैलेट बनेगा, मतलब समझा दूं सीक्रेट बैलेट का, कि यहाँ पे जो लोग भी वोट देंगे उनकी आइडेंटिटी को रिवील नहीं की जाएगी। आपको पता है ये ऑस्ट्रेलिया से कॉन्सेप्ट है, ये ऑस्ट्रेलिया से इसका कॉन्सेप्ट ओरिजिन हुआ सीक्रेट बैलेट का। तो ये देन वैल्यू ऑफ वोट जो है इज कैलकुलेटेड टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन स्टेट एंड यूनियन। हमारे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वैल्यू ऑफ वोट बैलेंस करके आता है, बैलेंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। अगला आर्टिकल होता है कि प्रेसिडेंट कितने टाइम के लिए आए हैं, ठीक है। सो टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, टर्म क्या है? टर्म इनका 5 साल का होता है फ्रॉम द डेट ऑफ एंटरिंग ऑफिस। क्या बोला? जिस दिन ऑफिस में आके कुर्सी पे बैठ गए ऑफिशियली, उस दिन से 5 वर्ष तक समय रहता है। रेजिग्नेशन जो होता है ये वाइस प्रेसिडेंट को दे सकते हैं। रिमूवल कैसे होगा? इम्पीचमेंट होगा इनका आर्टिकल 61 के तहत, तब इनका रिमूवल होगा। याद रखना, इनका रिमूवल लोकसभा से भी स्टार्ट हो सकता है और राज्यसभा से भी स्टार्ट हो सकता है। कैन कंटिन्यू बियॉन्ड 5 years until सक्सेसर टेक चार्ज। अगर नया वाला प्रेसिडेंट अभी तक नहीं आके बैठा है तब तक पुराने वाले प्रेसिडेंट अपना वहां कुर्सी पे बैठ सकते हैं, जब तक नया वाला नहीं आया इलेक्ट होके, ठीक है। आई होप टर्म समझ में आ गया है। 5 साल का कितने बार भी हो सकते हैं, जब तक नया वाला नहीं आया तब तक वो कुर्सी पे बैठ सकते हैं। इसके अलावा रिमूवल कैसे होगा? इम्पीचमेंट के थ्रू। रेजिग्नेशन किसको देंगे? वाइस प्रेसिडेंट को। आगे सुनो, नेक्स्ट आर्टिकल इज योर 57th आर्टिकल। अब बात कर रहे हैं इलेक्शन क्या बार बार हो सकता है, री इलेक्शन हो सकते हैं? हाँ जी। तो भारत के प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो होता है वो कितने बार भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर द्रौपदी मुर्मू जी आज हमारी प्रेसिडेंट हैं, वो फिर से 5 साल के बाद बन सकती हैं, एक और बार, एक और बार, एक और बार, बहुत बार बन सकती हैं, जितने बार। लेकिन जो कंट्री है USA, वहां पे सिर्फ 2 बार, 2 ही टेन्योर दिए गए हैं। 2 बार आप कंटिन्यूअसली क्या कर सकते हो, वहां के प्रेसिडेंट 2 टर्म्स के लिए बन सकते हो। दिस मीन्स अ पर्सन कैन बी री इलेक्टेड फॉर नंबर ऑफ टाइम्स एज अ प्रेसिडेंट, ठीक है, बात समझ में आई। लेकिन हर बार उनको वापस से वही इलेक्शन वाली क्राइटेरिया फॉलो करनी पड़ेगी, दैट इज PRST, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड सीक्रेट बैलेट। यही मेथड बार बार फॉलो करना पड़ेगा। मोस्ट प्रेसिडेंट्स हालांकि ज्यादा रिपीट नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि ड्यू टू पॉलिटिकल कन्वेंशंस, है ना। वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन इनको कहता है कि आप कितने बार भी बन सकते हो, पर वैसे बनते नहीं है, 1-2-3 बार के बाद, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 5 बार 6 बार के लिए कोई प्रेसिडेंट बना हुआ। आर्टिकल 58 की बात करते हैं तो 58 में आपकी क्वालिफिकेशन, यानी कि आज के दिन अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे भी प्रेसिडेंट बनना है देश का, तो कैसी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? पहली बात कि प्रेसिडेंट बनने के लिए एक बंदे को भारत का नागरिक होना चाहिए, मैंडेटरी है, ठीक है, भारत का नागरिक। उसकी जो उम्र है ये 35 साल की एज कंप्लीट हो जानी चाहिए। तीसरा, उनके पास मैच्योरिटी हो, काम का एक्सपीरियंस हो और क्वालिफाइड हो टू बिकम द मेंबर ऑफ लोकसभा।
बात समझ में आ गई। लोकसभा का मेंबर बनने के लिए क्वालिफाइड हो, भारत का नागरिक हो, 35 साल की उम्र हो, ठीक है, थोड़ा सा नॉलेज एक्सपीरियंस हो तो बढ़िया है, और साउंड माइंड का हो, यानी कि दिमाग से पैदल ना हो, दिमाग से साउंड हो। उसके बाद नॉट डिस्क्वालिफाइड अंडर एनी लॉ, करप्शन इंसॉल्वेंसी के केस में ना फंसा हो, उसका कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना हो, खुद के नाम पे बिजनेस, मोस्ट मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर गवर्नमेंट सेंट्रल भी हो सकता है, स्टेट भी हो सकता है, लोकल भी, कोई ऐसा बिजनेस ना हो जहां से उसको क्या है प्रॉफिट आ रही हो। पर्पस क्या है, इंश्योर्स इंडिपेंडेंस एंड न्यूट्रलिटी ऑफ द प्रेसिडेंट, तो स्टेट, यूनियन या फिर लोकल कहीं भी उसका ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना हो। आगे नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल आपकी अच्छा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में और क्या है, इट रिफर्स टू एनी पोजीशन दैट गिव, मतलब कोई ऐसा काम जहां से उनको सैलरी अलावेंस ये आ रहा हो, ये नहीं कि आप प्रेसिडेंट भी बने हुए हैं और स्टेट में भी कोई रोल ले रखा हो, इस तरह का फाइनेंशियल बेनिफिट्स फ्रॉम गवर्नमेंट फंड्स ये ना हो। By restrictions to avoid conflict of interest to ensure president is independent of government and exceptions इसमें है not treated as office of profit। अगर कोई मिनिस्टर है तो मिनिस्टर को हम ऑफिस ऑफ, ऑब्वियसली अब एक मिनिस्टर है तो उसको आप यूनियन हो चाहे स्टेट, उसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं बोलोगे। सर्टेन कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी पोस्ट हो, लाइक कोई कमीशन वगैरह के, तो ये चल जाएगा, बाकी और कोई बिजनेस वगैरह ये सब नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका मेन फोकस कहाँ जाएगा, अपने बिजनेस को बढ़ाने में, एंड नॉट टू सर्व एज अ प्रेसिडेंट। इसीलिए अब आ जाओ आर्टिकल 59, कंडीशनिंग ऑफ फॉर होल्डिंग द ऑफिस ऑफ अ पार्लियामेंट, तो कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ अ लेजिस्लेचर। आप लेजिस्लेचर, अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है तो आपको अपनी लेजिस्लेचर वाली सीटें छोड़नी होगी, आप स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर नहीं हो सकते। मस्ट नॉट बी अ मेंबर ईदर ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट, ना आप लोकसभा ना आप राज्यसभा के मेंबर रहेंगे, आपको अपने ये जो लोकसभा राज्यसभा की सीटें ये छोड़नी पड़ेगी। ध्यान देना, मैंने बोला कि एलिजिबिलिटी में लिखा है इसके कि आप लोकसभा के मेंबर बनने के लिए एलिजिबल होने चाहिए। एलिजिबल मतलब कि जब आप प्रेसिडेंट बनेंगे तो वो सीट छोड़ेंगे, ये वहां छोड़ने वाली बात ये है। तो इफ इलेक्टेड मेंबरशिप इज डीम्ड वेकेटेड ऑटोमेटिकली, ठीक है ना, अपने आप ही आपकी मेंबरशिप चली जाएगी। मस्ट नॉट होल्ड एनी प्रॉफिट ऑफ ऑफिस, जो कि लास्ट स्लाइड में बता दिया। ऑफिशियल रेसिडेंस आपको मिलेगा राष्ट्रपति भवन में, और जिसका आपको रेंट भी देने की जरूरत नहीं है। क्या मतलब कि मैम प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, सैलरी अलाउंस जो होती है ये पार्लियामेंट डिटरमाइन करती है। और प्रोटेक्शन ऑफ इमोल्यूमेंट, सैलरी एंड अलाउंस कैन नॉट बी रिड्यूस ड्यूरिंग द टेन्योर, हाँ बढ़ सकता है टेन्योर के दौरान इनकी सैलरी, पर इनकी सैलरी घट नहीं सकती। बात समझ में आ गई, यस, इनकी सैलरी टेन्योर के दौरान घट नहीं सकती, हाँ अगर बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हो। अब आ जाओ आगे, आर्टिकल नंबर 60 जो है बेटा, आर्टिकल 60 में जो 6 के बाद ओ आता है ना, इस ओ का मतलब होता है ओथ, इसका मतलब होता है ओथ। ओथ एंड एफर्मेशन जो होता है प्रेसिडेंट का, ये एडमिनिस्टर्ड बाय, इनको ओथ कौन दिलाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर चीफ जस्टिस प्रेजेंट नहीं है तो कोई भी सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट दिला देंगे। ओथ में क्या बोलते हैं, फेथफुली एग्जीक्यूट द ऑफिस टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ एंड सर्व द पीपल ऑफ इंडिया। ओथ में ये अपने ये सारी चीजों की प्रॉमिस करते हैं। आर्टिकल 61 जो है, ये आर्टिकल 61 कहते हैं इसको इम्पीचमेंट का आर्टिकल, जो हमने कहाँ से लिया है, जो हमने यूएसए से लिया है। कहाँ से लिया है बेटा, यूएसए से लिया है। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट हमने यूएसए से बोरो किया है। इम्पीचमेंट कब होगा, जब कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन होगा। अब ये बात कहीं भी डिफाइन नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कब होगा। एक और चीज है, अगर MI दैट इज मुंबई इंडियंस नहीं, दैट इज योर मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी, बस ये दोनों शब्द याद रखना, इसके बेसिस पे आप इम्पीच कर सकते हैं। तो इट कैन बी इनिशिएटेड इन ईदर हाउस, ये तो मैंने बताया था, लोकसभा में भी राज्यसभा में। प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होगा, अगर लोकसभा में हो रहा है तो स्पीकर एंड राज्यसभा में हो रहा है तो चेयरमैन, हु इज ऑल्सो द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। याद रखना कि इनका इम्पीचमेंट क्यों होता है, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किया हुआ है। वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या मैम डिफाइन है, नहीं बच्चा, कहीं भी डिफाइन नहीं। तो अब देखते हैं कि इम्पीचमेंट कैसे चलता है। पहली बात तो आपको याद रखना है, ये लोकसभा से भी हो सकता है, राज्यसभा, दोनों से हो सकता है। मैम अगर लोकसभा में होगा तो स्पीकर जो है प्रिसाइड करेंगे, और राज्यसभा में होगा तो चेयरमैन दैट इज योर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो क्या करेंगे, प्रिसाइड करेंगे।
प्रोसीजर है, पहले उनको 14 दिन प्रायर एक नोटिस जाएगा कि समय आ गया है टाटा बाय बाय होने का। 1/4 मेंबर ऑफ दैट हाउस क्या करेंगे, साइन करेंगे। फॉर एग्जांपल लोकसभा से इनिशिएट हो रहा है तो लोकसभा के 1/4 मेंबर जो है ये सिग्नेचर करेंगे कि चलो भैया पतली गली से कट लो। फर्स्ट हाउस जो है पास द रेजोल्यूशन विद स्पेशल 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप। पहली वाली हाउस 2/3 स्पेशल मेजोरिटी से अपना रेजोल्यूशन पास करेगी। फिर क्या जाएगा, फिर वो इन्वेस्टिगेटिंग चार्जेस या ये ट्रायल लाइक सिचुएशन होती है यहाँ पे जाएगा। फाइनल वोटिंग के लिए अगेन 2/3 मेजोरिटी की रिक्वायर्ड होगी। इन्वेस्टिगेटिंग यहाँ पे एज इन्वेस्टिगेशन जाएगा कि आर वी फाइनली रिमूविंग हिम और नहीं। तो इन्वेस्टिगेटिंग चार्जेस वगैरह ये सारे चेक होने के बाद फाइनल वोटिंग होगी और दोबारा से 2/3। तो मैंने क्या क्या बताया, सबसे पहले ये लोकसभा राज्यसभा कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, कहीं से भी स्टार्ट हो रहा है तो उसके 14 दिन के अंदर अंदर क्या होगा, 14 दिन के अंदर 14 दिन पहले एक आपको नोटिस देना होगा। इसके बाद जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसका 1/4 जो बंदे हैं 1/4 बंदे आपको साइन करके देंगे। जैसे इन्होंने साइन करके दिया इसके बाद जो फर्स्ट हाउस है वो स्पेशल मेजॉरिटी 2/3 से पास करेगी। फिर ये इन्वेस्टिगेट होगा और फाइनली फिर से वोटिंग होगी कि चलो भाई इन्वेस्टिगेशन में भी कुछ नहीं निकल के आया और इन्हें अब निकाल दो एकदम। सेकेंड टाइम भी 2/3 मेजॉरिटी रिक्वायर्ड है। अगर ये भी पास हो गया तो प्रेसिडेंट फाइनली क्या हो जाएंगे, हमारे प्रेसिडेंट जी इम्पीच हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इम्पीच। तो 14 दिन का नोटिस, 1/4 साइन, फिर जिस हाउस से स्टार्ट हो रहा है वहाँ 2/3 मेजॉरिटी, इसके बाद इन्वेस्टिगेट होगा, फिर से दूसरी वाली हाउस क्या करेगी, फाइनल उनको 2/3 मेजॉरिटी से बाय बाय कर देगी। आई होप आपको समझ में आ गया है। आर्टिकल 62 बात करता है टाइम ऑफ इलेक्शन टू फिल द वैकेंसी। व्हेन इलेक्शन इज हेल्ड, तो कब कब वैकेंसी फिल होगी, तो व्हेन द इलेक्शन इज हेल्ड, तो इलेक्शन कब होता है, और एक्सपायरी ऑफ 5। अब मान लो कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी का 5 साल का टेन्योर ओवर हो गया तो 5 साल के बाद वापस से इलेक्शन होंगे तो तब होगी, सीट भरेगी तब। अगर उन्होंने रिजाइन दे दिया तो सीट खाली हो गई तो तब होगा। अगर उनकी इम्पीचमेंट हो गई आर्टिकल 61 तो होगा। मान लो कि उनका देहांत हो गया तो सीट खाली हो गई तो दोबारा इलेक्शन। अगर डिस्क्वालीफाई हो गए और अगर उनका इलेक्शन डिक्लेयर कर दिया गया वॉइड तो भी क्या होगा, दोबारा से इलेक्शन कराने पड़ेंगे। इलेक्शन बिफोर द टर्म एक्सपायर इफ अर्ली वैकेंसी विद इन 6 मंथ। तो अगर मान लो कि प्रेसिडेंट जो है ये सर्व कर रहे थे लेकिन अचानक से प्रेसिडेंट की जगह खाली हो गई, क्या पता डेथ हो गया, क्या रिजाइन कर दिया, इम्पीच हो गए, कुछ भी कारण हो सकता है, तो विद इन 6 मंथ आपको नए वाले दोबारा से इलेक्शन करके दूसरा प्रेसिडेंट लाना पड़ेगा। तो दूसरा इलेक्शन कब तक होना चाहिए, विद इन 6 मंथ आपके लिए होना चाहिए। व्हेन प्रेसिडेंट गेट्स फुल 5 ईयर, न्यू प्रेसिडेंट जो होते हैं, न्यू प्रेसिडेंट गेट्स फुल 5 ईयर का टर्म। पंचायती राज में ऐसा नहीं होता है, ठीक है, पंचायती राज में रिमेनिंग पीरियड के लिए ही आते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मान लो कि एक प्रेसिडेंट ने 2 साल सर्व किया, इनकी देहांत हो गई, तो जो नया वाला आएगा वो अब 3 साल के लिए नहीं करेगा, वो पूरे 5 साल के लिए सर्व करेगा, नॉट फॉर रिमेनिंग बट फॉर टोटल 5 ईयर्स। बात समझ में आई, 5 ईयर्स ऑफ टर्म। आगे देखते हैं, इसी से रिलेटेड एक आर्टिकल 70 है, इसमें बाकी की चीजें जो प्रेसिडेंट से रिलेटेड है उसकी बात की गई है। पार्लियामेंट में प्रोवाइड फॉर चार्ज ऑफ द प्रेसिडेंट्स फंक्शनिंग इन अनफोर्सीन सिचुएशन, यानी अगर कंटिंजेंसी अचानक से धप्पा करके कोई भी हमारे देश में सिचुएशन आ गया, उस टाइम पे प्रेसिडेंट क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में आर्टिकल 70 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 71 में इलेक्शंस के डिस्प्यूट के रिगार्डिंग चीजें लिखी हैं, जैसे कि अगर कोई भी मसला, कोई प्रॉब्लम, कोई डिस्प्यूट आता है इलेक्शन में तो क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो है वो इस केस में फाइनल होगा। एक्ट्स ऑफ प्रेसिडेंट रिमेन्स वैलिड इवन इफ इलेक्शन लेटर डिक्लेयर वॉइड एंड पार्लियामेंट कैन रेगुलेट रिलेटेड मैटर्स। इस केस में पार्लियामेंट जो है ऐसे मैटर्स को रेगुलेट कर सकती है। याद रखने की बात यह है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई घपला हुआ है या नहीं, ये कौन डिसाइड करेगा, ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। रेगुलेट कौन करेगा, पार्लियामेंट रेगुलेट करेगा। नेक्स्ट आ जाओ, आर्टिकल 72। आर्टिकल 72 में बेटा पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट की बात की गई है। पार्डनिंग यानी कि क्षमा वाले कौन कौन से पावर है, तो जरा ध्यान से सुना। ऑफेंसेस अगेंस्ट यूनियन लॉ, कोर्ट मार्शल, डेथ, हर एक केस में जो है हमारे प्रेसिडेंट पार्डनिंग पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कहर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस याद रखिएगा आप, ठीक है, 1988 में बोलते हैं कि प्रेसिडेंट जो है
ये सुप्रीम कोर्ट ने एग्जामिन किया पार्डनिंग पावर के स्कोप। प्रेसिडेंट डिसीजन जो है जनरली नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, लेकिन कहर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 88 केस में क्या हुआ, बोला गया कि जुडिशियल रिव्यू, अब अगर किसी बालक को नहीं पता कि जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं प्रेसिडेंट हूँ, ठीक है, मैंने पार्डनिंग पावर दे दी, मैंने किसी को लेकिन अगर किसी ने मेरी कंप्लेन करी कि मेरा कोई रिश्तेदार लगता था इसीलिए मैंने क्षमा दिया है, तो ये तो चीटिंग हो गई ना। तो ऐसे जुडिशियल रिव्यू आप ले सकते हैं कुछ केसेस में, ठीक है। तो कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जहां जुडिशियल रिव्यू ले सकते हो, जैसे कि अगर आर्बिटरेरी हो, ठीक है, इरेशनली आपने डिसीजन लेकर के और पार्डनिंग पावर दे दिया, या फिर मेलाफाइड हो गई या डिस्क्रिमिनेशन कर दिया। मेलाफाइड मतलब होता है फॉल्स फेथ, मतलब आपका इंटेंशन बेकार था, उस हिसाब से आपने दे दिया, आप किसी को बचाना चाह रहे थे, वैसे में आपने मेलाफाइड कर दिया। तो इन केसेस में कहर सिंह वाले केस के बाद आया कि अगर ये चेक करना है कि कोई आर्बिटरेरी मतलब है कि आपने कोई भेदभाव टाइप में तो नहीं कर दिया है, कोई किसी को ज़्यादा प्रायोरिटी तो नहीं दे दी है, तो आर्बिटरेरी या इरेशनल जजमेंट कर दिया हो, मेलाफाइड कर दिया हो, कि आपका बुरा इंटेंट, बुरा फेथ हो, या डिस्क्रिमिनेशन करके तो आपने क्षमा नहीं दिया, तो हम जुडिशियल रिव्यू ले सकते हैं। यस, इन केसेस में ले सकते हैं। ऑलराइट, अब आ जाओ आर्टिकल 72 में कौन कौन से पार्डनिंग पावर्स हैं। पहला है पार्डन का मतलब होता है पूरी तरह क्षमा कर देना। उसके बाद आता है कम्यूटेशन, इसमें जो है पुराने वाले को थोड़ा सा लाइट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल उम्र कैद की सजा मिली थी और लाइटर पनिशमेंट दे देती हूँ, कह देती हूँ कि चल अब उम्र का कैद की मत ले, थोड़ा सा उससे कम ले ले, तो लाइट कर दिया। जैसे कि डेथ वाला, अगर उसको डेथ मिला है तो डेथ ना दे करके मैं बोलूँगी कि तुम लाइफ टाइम क्वालिटी चेंज कर दिया। कम्यूटेशन में क्या आता है, तो क से कम्यूटेशन, क से क्वालिटी, ऐसे याद रखना, क से कम्यूटेशन, क से क्वालिटी बदल दी। पहले डेथ दे रहे थे, अब उसको जीवन भर का लाइफ इम्प्रिजनमेंट। लेकिन रेमिशन में जो होता है नंबर या ड्यूरेशन घटा देते हैं। पहले कितने 10 साल की सजा थी, अब कम करके 5 साल कर दिया, तो ये हमारे रेमिशन में आ गया। इसमें जो है नंबर ऑफ ईयर्स कम करते हैं। रेस्पाइट और रेस्पाइट में देखो बेटा RES रेस आ रहा है। रेस मतलब क्या है, रेशमा है। रेशमा एक विमेन है, रेशमा विमेन है। तो विमेन से रिलेटेड कोई स्पेशल कंडीशन, कोई महिला प्रेग्नेंट हो तो उसको अगर हम उसके लिए अगर प्रेसिडेंट यूज करते हैं पावर अपनी पार्डनिंग, उसे कहते हैं रेस्पाइट, यानी स्पेशल कंडीशंस में कोई प्रेग्नेंट है, कोई डिसेबल है, वैसे में उसकी क्षमा कर रहे हैं, थोड़ा सा माफ कर रहे हैं। लास्ट आता है रेप्राइव, इसका मतलब है टेम्परेरीली स्टे लगा देना प्रेसिडेंट द्वारा, कि अभी हम देखेंगे, वी आर नॉट श्योर, तो उसे कहते हैं हम रेप्राइव करना। आई होप क्लियर हो गया हो पार्डनिंग पावर, आर्टिकल नंबर 72। ये हमारे सारे प्रेसिडेंट है आज तक, राइट। कितनों को आप पहचान पाते हैं यहाँ पे और कितनों को नहीं, लेट अस सी कितनों को आता है। नाउ वी आर डन विद आवर एंटायर क्लास ऑफ प्रेसिडेंट। एक और बात बता दूं, आर्टिकल 1, 2, 3 जो है ये ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर की बात करता है। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। ऑर्डिनेंसेस का मतलब होता है टेम्पररी लॉ कब बनाते हैं, जब दोनों या दोनों में से कोई एक हाउस सेशन में ना हो, तो या तो दोनों ना हो या तो एक ना हो सेशन में, ठीक है। तब जो प्रेसिडेंट है ये ऑर्डिनरी लॉज लेके आते हैं, जिसे हम ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट कहते हैं, और ये लॉज प्रेसिडेंट कभी भी हटा सकते हैं। चलो अब प्रैक्टिस करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन से विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द प्रिंसिपल बिहाइंड द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। इलेक्शन से रिलेटेड कौन सा है? इट इंश्योर्स इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल सिटीजन थ्रू डायरेक्ट वोटिंग, नो डायरेक्ट थोड़ी, इनडायरेक्ट। It ensures uniform representation of state irrespective of the population, galat. Then it ensures PRST, proportional representation of state based on the population and parity between union and state. Yes, यही साफ साफ पढ़ाया था, यही आंसर है। लास्ट में डोमिनेंस ऑफ पार्लियामेंट, नहीं, जब स्टेट एंड यूनियन के बीच में पैरिटी है तो पार्लियामेंट का डोमिनेंस कैसे आ गया? यस, इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
असर्शन बोल रहा है द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस ओनली थ्रू द इम्पीचमेंट फॉर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। डेफिनेटली अगर कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन किया तो बिल्कुल सही है। देन द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली डिफाइंस व्हाट इज द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हट, ये कब हो गया? मैंने साफ साफ बोला था द कॉन्स्टिट्यूशन नेवर डिफाइंस इट। सो वन इज करेक्ट एंड अनदर इज इनकरेक्ट। कहाँ पे है? ये रहा, ए इज करेक्ट एंड आर इज इनकरेक्ट। आई होप समझ में आ रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन खुद भी ट्राई करेंगे, ठीक है आप। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। क्या उन्हें नॉमिनल हेड कहते हैं? डेफिनेटली ये रियल हेड नहीं होते, इन्हें हम कहते हैं नॉमिनल हेड। नॉमिनल हेड, ठीक है। तो रियल हेड कौन है? रियल हेड हमारे पीएम होते हैं। पीएम इज आवर रियल हेड, ठीक है। इन्हें डी फैक्टो हेड भी कहते हैं, उनको डी ज्यूरे हेड भी कहते हैं। और क्या कहते हैं प्रेसिडेंट को? टाइट्यूलर हेड। टाइट्यूलर हेड, टाइटल मिला है बस, टाइट्यूलर हेड ये भी कहते हैं। सेकंड स्टेटमेंट देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स दैट द प्रेसिडेंट शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यस, ऐसा ही बोला गया है कि इन्हें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर बात करनी है। सो बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर जो है एक्सप्लेनेशन, ए जो है ये ट्रूली एक्सप्लेनेबल है विद आर ऑप्शन आर। आर उसको एग्जैक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, इसीलिए वो नॉमिनल हेड है, अदरवाइज वो रियल हेड बन जाते हैं अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उनको अपनी बात मनवाने की कोई शर्त नहीं रखते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू द पार्डनिंग पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द पार्डनिंग पावर अभी पढ़ाया आर्टिकल 72। द प्रेसिडेंट अलोन कैन ग्रांट पार्डन इन ऑल द केसेस ऑफ डेथ। डेफिनेटली अलोन, अकेले ही तो देते हैं, तो अकेले यानी कि गवर्नर जो है सारे केसेस में नहीं देते हैं, लेकिन ये डेथ वगैरह के सेंटेंसेस के लिए प्रेसिडेंट अकेले दे सकते हैं सारे केसेस में। यस, द प्रेसिडेंट कैन ग्रांट पार्डन इन केसेस इन्वॉल्विंग कोर्ट मार्शल वेयरएज गवर्नर कैन नॉट। डेफिनेटली करेक्ट है, प्रेसिडेंट कोर्ट मार्शल के केस में कर सकते हैं, पर ये शक्ति गवर्नर के पास नहीं है। The power of pardon exercised by president is subject to judicial review on limited grounds. Yes, कहर सिंह केस याद आ रहा है? कहर सिंह केस, कहर सिंह 1988 केस कौन कौन सा था मैम? आर्बिट्रेरी। इसके बाद कौन था? इसके बाद था अगर आपने मेलाफाइड कर दिया, मेलाफाइड। इसके अलावा और क्या था मैम? डिस्क्रिमिनेशन कर दिया। ये सारी चीजें थे ना उसमें इन्वॉल्व। यस, द पावर टू पार्डन ये हो गया है, तो ये भी हमारा क्या है? करेक्ट है। तो 1, 2 एंड 3 और 4 देखते हैं। द प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज पार्डनिंग पावर इंडिपेंडेंटली विदाउट द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। नो, दिस इज रॉन्ग। फोर्थ आपका गलत है, फोर्थ आपका गलत है और आंसर हो जाएगा आपका 1, 2 एंड 3। इंडिपेंडेंटली नहीं, ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। लास्ट क्वेश्चन आपको होमवर्क दे दें, बताओ लास्ट क्वेश्चन होमवर्क करके आओगे? कैन यू डू दिस क्वेश्चन एंड कॉमेंट बिलो कि कौन सा होगा? जिस बच्चे ने दे दिया ना इसका आंसर, मैं मान लूंगी कि आपने पढ़ाई की है और मेरे साथ रिवीजन भी आपका हो गया। चलो लेट अस सी कौन देता है, मैंने ये हेल्प करूंगी इसमें। हाँ, अगर आपको डाउट आया तो आप मेरे से टेलीग्राम में पूछ सकते हो जरूर, ठीक है। चलो, आई विल सी यू अगेन इन some other informative video. Till then, take care of yourself. Jai Hind.